अपना अगला वीडियो करंट अफेयर्स का, जहां पे बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्यों न्यूज में है, 1980 का लैंडमार्क केस है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, एमूर फैल्कन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये सारे मसलों के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता। हमारे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। साथ के साथ हमारा सीसैट का सब्सक्रिप्शन अब अवेलेबल है। ऑल्सो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है, 50 एमसीक्यू 1 घंटे का टेस्ट होगा 13 नवंबर को सुबह 11 बजे, एब्सोल्युटली फ्री है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ये टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। ऑल्सो हमारे ऑप्शनल के बैचेस अब अवेलेबल हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। रिसेंटली एक बात चल रही है जहां पे बोले आ रहा है कि हमारे को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे को आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होते हैं ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। और आर्टिकल 37 ये बोलता है कि जो डीपीएसपी हैं दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये राज्य की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करें। मतलब कि अगर आप गुड गवर्नेंस लाना चाहते हो देश में तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना आपका कर्तव्य है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि जैसे सपोज फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, अगर आपको उन्हें इंप्लीमेंट करवाना है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर आपको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करवाने हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसे बोलते हैं नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डीपीएसपी। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एक डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है। इट इज अ वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। आपको पता है हमारे जो डीपीएसपी हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और वेस्टर्न लिबरल। डीपीएसपी वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है। आज की तारीख में हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, हर कम्युनिटी का अपना खुद का एक पर्सनल लॉ है। मतलब कि उनका शादी, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इनके अपने खुद के कानून हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ये जो अलग अलग समुदाय के अलग अलग कानून हैं इसकी वजह से देश में यूनिटी कम है। और आर्टिकल 14 के अंदर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। इसलिए नीति निर्देश दिया गया आर्टिकल 44 के अंदर कि हमारे यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ऐसे में सरकार ने अभी रिसेंटली एक बात शुरू करी है कि क्या हमारे को इंडिविजुअल धर्मों के सारे कानून हटा के एक कॉमन कानून ले आना चाहिए जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। यह पूरी की पूरी डिबेट है कि क्या हमारे को अलग अलग धर्मों के जो शादी, सक्सेशन, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस के कानून है क्या हमारे को वो हटा के एक सिंगल कानून ले आना चाहिए जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक कानून सारे धर्मों के शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन को देखेगा। यह डिबेट चल रही है। आगे बढ़ने से पहले यहां पे मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। आपको पता है हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी दिए हुए। कई बार सुप्रीम कोर्ट के आगे सवाल उठा है कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला मिनर्वा मिल्स के केस में कि देखिए ना तो फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोनों साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हमारे संविधान के स्तंभ हैं, दीज आर द पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन दोनों को साथ में इंप्लीमेंट करना हमारा कर्तव्य है। दोनों ही संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। और मिनर्वा मिल्स के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी को भी हम ऊपर या नीचे नहीं रख सकते, हमारे को डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही साथ में बराबरी पे रखना होगा। यह लैंडमार्क जजमेंट मिनर्वा मिल्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। ऐसे में यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है जो कि आर्टिकल 44 पार्ट 4 में दिया हुआ है। यहां पे एक पॉइंट आपको समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा कि जो अलग अलग धर्म है उनमें एक यूनिटी आएगी, क्योंकि सबका कॉमन कानून हो जाएगा शादी, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन का। आज की तारीख में मैंने आपको यह बताया कि हर धर्म का अपना खुद का कानून है, लेकिन धर्मों के अंदर भी अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं तो पर्टिकुलरली नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं वहां पे उनकी अपनी अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। उनका अपना अलग ही कानून है शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन का। मतलब कि धर्मों के अलग अलग कानून है और धर्मों के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। हमारा संविधान नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के लोगों को
जो वहां के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको अलाउ करता है कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शादी, डाइवोर्स और यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े जितने भी मसले हैं, ये हमारे संविधान के 7 शेड्यूल में दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब कि इसके ऊपर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा? हर धर्म का अलग कानून, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक कानून, इवन धर्मों के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कानून, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सिंगल कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन लाएगा? केंद्र की सरकार भी ला सकती है, स्टेट की सरकार भी ला सकती है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा मसला है ये दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आज की तारीख में गोवा इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। यह पूरा मसला करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गुजरात, उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश ने यह बोला है कि हम जल्दी ही एक कमेटी बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा करने के लिए, जिससे कि हम अपनी अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर सकें। मतलब कि स्टेट लेवल पे, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उनके पास पावर है, तो स्टेट लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स अब कदम उठाने लगी हैं। इस वजह से न्यूज में था। राइट। अनअकैडमी पे ईपीएफओ की कैटेगरी अब लाइव है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज अब अवेलेबल है। अनअकैडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे कंपीट फीचर अवेलेबल है, जहां पे आप सामने वाले ओपोनेंट के साथ अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। अगला मुद्दा एनवायरमेंट इकोलॉजी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में यहां से ज्यादा कुछ नहीं बनता। प्रीलिम्स के कई सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा रिगार्डिंग एमूर फैल्कन। ये जो एमूर फैल्कन है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो अक्टूबर नवंबर के महीने में चाइना, रशिया और मंगोलिया से उड़ के साउथ अफ्रीका की तरफ जाता है। ये जब साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में ये इंडिया में रुकता है, पर्टिकुलरली मणिपुर और नागालैंड में। मणिपुर और नागालैंड इन दो जगहों पे स्पेसिफिकली ये एमूर फैल्कन रुकता है। मणिपुर में इसको एक नाम से और बुलाया जाता है जिसको कहते हैं अखुई पुइना। इस नाम से एमूर फैल्कन को मणिपुर में बुलाया जाता है। दुनिया का लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा लंबी उड़ान भरता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो है ये एमूर फैल्कन। ऑल्सो आपको पता है कि हमारे यहां वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके अंदर इसे प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 4 के अंदर। मतलब कि अगर आप इसे मारते हो, इसका मीट कंज्यूम करते हो या इसकी सेल परचेस करते हो तो आपके ऊपर फाइन और जेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है तो आप उसको मार नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, सेल परचेज नहीं कर सकते। एमूर फैल्कन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है। जब ये मणिपुर और नागालैंड में रुकता है तो बेसिकली वो एक तरीके से ब्रेक लेता है। सपोज करिए आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, रास्ते में ढाबा पड़ा, आप वहां पे एनर्जी लेने के लिए पराठे खा रहे हैं जिससे कि आप गाड़ी लंबे समय तक चला सकें। सिमिलरली मणिपुर नागालैंड में वो रुकता है इसलिए कि वो न्यूट्रिशन इकट्ठा कर सके। एमूर फैल्कन जब चाइना, रशिया और मंगोलिया से निकल के साउथ अफ्रीका जाता है तो ये बीच में रुक के टर्माइट्स खाता है। बेसिकली टर्माइट जो है इसका प्रे है। एमूर फैल्कन टर्माइट्स खा के अपनी बॉडी में फैट्स को इकट्ठा करता है और उन फैट्स को फिर यूटिलाइज करता है एक और लंबी उड़ान भरने के लिए साउथ अफ्रीका तक। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि एमूर फैल्कन नागालैंड और मणिपुर में टर्माइट्स खाने के लिए रुकता है। यह मुद्दा न्यूज में इसलिए है क्योंकि जब भी माइग्रेटरी बर्ड्स का सीजन आता है तो मणिपुर की सरकार कई सारे कदम उठाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले मणिपुर में जो एयर गन्स लगी होती हैं उनको डिसेबल कर दिया जाता है, जिससे कि एमूर फैल्कन को देख के एयर गन्स जो है वो एक्टिवेट होकर उन्हें ना मार दें। साथ के साथ लोकल कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। एंड ऑल्सो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं इनके गले पे रेडियो टैगिंग कर दी जाती है इनको ऑब्जर्व करने के लिए कि कहां से उड़ के कहां जा रहे हैं। इनके पैटर्न, इनकी फ्लाइट को देखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो टैगिंग। तो ये कुछ कदम उठाती है मणिपुर की सरकार एमूर फैल्कन माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स विद रिगार्ड्स टू एमूर फैल्कन। इस वीडियो में इतना ही। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुद गुप्ता। हमारा लास्ट माइल प्रोग्राम जल्दी आ रहा है एंड ऑल्सो हमारी एप्लीकेशन पे डाउट ब्राउज फीचर अब अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।